पॉकेट एफएम। दूसरी तरफ शिवानी और वीरेंद्र को एक ही जैसा सपना कैसे आया था? क्या उन दोनों का कोई नाता था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि पंचायत में सबके सामने ये बात साबित हो जाती है कि लंगड़ा आश्रम में मिलने वाली तांत्रिक विद्या की सामग्री झूठी थी। वीरेंद्र के पास शिवानी का मैसेज आता है, उसे ये बताते हुए कि उसने भेड़िए वाला सपना देखा था, एकदम वैसा सपना जैसा वीरेंद्र ने भी देखा था। वीरेंद्र के बेकसूर साबित हो जाने के बाद सरपंच मुखिया से उससे माफी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन मुखिया इनकार कर देते हैं। अब सुनिए आगे। देवकीनंद जी, हम पंचों ने अपना फैसला कर लिया है। आपने वीरेंद्र के साथ जैसा बर्ताव किया वो बहुत गलत था। आपको कोई हक नहीं था उसके आश्रम में जाकर सबके सामने उसको ऐसे जलील करने का। सरपंच ने मुखिया को डांटते हुए कहा, इसलिए वीरेंद्र के साथ गलत बर्ताव करने के लिए आपको उससे माफी तो मांगनी पड़ेगी। पंचायत का यही फैसला है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, यही फैसला है। बाकी पंच भी सरपंच की हाँ में हाँ मिलाने लगे। मुखिया इस वक्त गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र को इस वक्त अपनी जीत महसूस हो रही थी। वो अब सुकून में था। अनिल, रजत और शशि भी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थे। बिल्कुल भी नहीं, आप इस बारे में भूल जाइए। मैं इस सन्यासी से बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों माफी मांगू? और मैं ओहदे में इससे बड़ा हूं, इसलिए मैं ये सब बिल्कुल नहीं करने वाला। मुखिया अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोला। तभी सरपंच ने कहा, इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता मुखिया जी, गलती तो गलती होती है। अगर हम यहाँ पर आपके ओहदे को देखते हुए आपको छोड़ दें तो ये चीज बहुत गलत होगी। ऐसा करना वीरेंद्र के साथ नाइंसाफी होगा। बिल्कुल सही कहा सरपंच जी, ये सब गलत है। सन्यासी जी की जब कोई गलती ही नहीं है तो हम उन्हें बुरा नहीं ठहरा सकते। गलती मुखिया जी की थी, उन्होंने आकर हम सबको भ्रमित किया। सन्यासी जी को इंसाफ मिलना चाहिए, सन्यासी जी को इंसाफ मिलना चाहिए। अब धीरे धीरे करके गांव वाले वीरेंद्र की तरफदारी करने लगे और एकजुट होकर मुखिया के खिलाफ खड़े हो गए। मुखिया को यह सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सौले कमीने गांव वाले किसी के भी सगे नहीं होते, आज इसके साथ तो कल उसके साथ। आज देखो कैसे ये लोग वीरेंद्र की तरफदारी कर रहे हैं, जैसे उसने इन लोगों के घर पर सोने की अशर्फियां भिजवाई हों। अपने खिलाफ गांव वालों को जाता देख मुखिया चिढ़कर मन ही मन उनको बुरा भला बोल रहा था। सरपंच जी, हम मुखिया जी को माफी मांगने के लिए बोल बोलकर सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मुखिया जी अपने ओहदे को डिजर्व ही नहीं करते हैं। तभी अनिल ने मुखिया को आंखें दिखाते हुए कहा, इसीलिए मेरा मानना तो यह है कि हमें अपने गांव के लिए कोई दूसरा मुखिया चुनना चाहिए। एक ऐसा इंसान जो समझदार हो और जिसको निर्दोषों के ऊपर दोष लगाने की गंदी आदत ना हो। अनिल की यह बात सुनकर मुखिया के होश उड़ गए, उसके पसीने छूटने लगे। ये क्या बकवास कर रहा है? सरपंच के सामने ऐसी बातें करेगा तो वो इसकी बातों में आ जाएगा। सरपंच और बाकी के पंच भी आपस में कुछ बातें करने लगे। गांव वालों, बोलो सभी, तुम लोगों का क्या ख्याल है? तभी अनिल ने भीड़ से पूछा। हाँ, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक कहा, हमारे गांव के लिए कोई नया मुखिया ढूंढिए सरपंच जी, कोई जिम्मेदार मुखिया। तभी सरपंच हाथ से इशारा करके सबको शांत करने लगे। शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए, घबराइए मत, ये नौबत नहीं आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि देवकीनंद मेरा कहा इस वक्त इस भीड़ के सामने नहीं टालेंगे। क्यों देवकीनंद, मैंने ठीक कहा ना? अचानक तभी मुखिया धीरे से अपना सिर हिलाने लगा। सिर हिलाते हिलाते उसके सिर में दर्द उठने लगा। मेरा सर। इतना कहने के बाद मुखिया अपना सिर पकड़कर खड़ा हो गया और अचानक उसे चक्कर आ गया और वो गिरने लगा। अरे मुखिया जी, मुखिया जी! तभी उसके आदमी देवकीनंद को संभालने लगे। देवकीनंद चक्कर खाकर बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। जल्दी इनको अस्पताल लेकर चलो। ये कहते हुए सरपंच ने अपनी गाड़ी में ही देवकीनंद को बिठाया और वहां से फटाफट अस्पताल के लिए भेज दिया। गांव वालों में एक गहमा गहमी मच गई। कोई मुखिया के बारे में कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ और। मुखिया जी को अचानक हो क्या गया? मुझे तो लग रहा है कि वो सिर्फ नाटक कर रहे थे माफी मांगने से बचने के लिए। हो सकता है, वैसे भी मुखिया कोई कम चालाक थोड़ी है। इस घटना से वीरेंद्र भी काफी हैरान था। तभी अनिल ने उससे बोला, कितना चालाक आदमी है ये मुखिया। मुझे पक्का यकीन है कि ये सब इसने सिर्फ ड्रामा किया है ताकि वो तुझसे माफी ना मांग सके। तो वीरेंद्र ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ना। वैसे भी मैं तो सबके सामने बेकसूर साबित हो ही गया ना। आखिरकार सबको पता चल गया कि उस टोने टोटके में मेरा कोई हाथ नहीं था और वो सब किसी और का किया धरा था। किसी का क्या, वो इस मुखिया का ही किया धरा था, अनिल ने अपने दांत भींचते हुए कहा। तभी वीरेंद्र ने उसको समझाया,
छोड़ अनिल, क्या फर्क पड़ता है? मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। अचानक तभी कुछ गांव वाले अपने हाथ जोड़ते हुए वीरेंद्र के पास आए। उनमें एक दो आदमी और कुछ औरतें और छोटे बच्चे भी थे। सन्यासी जी, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे घर वालों और चाहने वालों को ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको गलत समझा, उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। वीरेंद्र मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़ रहा था। तभी उनमें से एक औरत ने कहा, हमारे गांव के ऊपर से इतनी बड़ी मुसीबत टली है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके आश्रम में एक भक्ति आयोजन करें। इस आयोजन के जरिए हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे, हमें इतनी बड़ी बीमारी से राहत दिलाने के लिए। ये सुनते ही वीरेंद्र के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। बिल्कुल, हम ये आयोजन आज शाम को ही कर सकते हैं, वीरेंद्र बोला। तभी गांव वाले खुश हो गए और वीरेंद्र से बोले, ठीक है, फिर हम आज शाम को आश्रम की सफाई और सभी तैयारियां करने के लिए आ जाएंगे। चलो चलो, बहुत सारे काम करने हैं, अभी घर जाना है, फिर आश्रम भी तो पहुंचना है। गांव वाले आपस में बात करने लगे। वीरेंद्र ये सब देखकर बहुत खुश था। तभी उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, थैंक यू भगवान जी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ले जाओ इसे यहां से, हमें ना तो कुछ खाना है और ना ही पीना है। गांव के एक छोटे से सरकारी अस्पताल में मुखिया जी को एडमिट किया था, लेकिन उनका गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर था। पंडित श्रवण उनके लिए ताजा ताजा नारियल पानी लेकर आया था, लेकिन अपने गुस्से के कारण मुखिया ने उसका एक घूंट तक पीने से मना कर दिया और पूरा का पूरा नारियल पानी लेकर दूर फेंक दिया। मुखिया जी, ये सब क्या है? अगर आप ऐसे ही बर्ताव करेंगे तो फिर आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, श्रवण ने सख्ती से कहा। तभी मुखिया ने ड्रिप को गुस्से के मारे अपनी कलाई से निकाल दिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? उसे क्यों निकाल दिया आपने? डॉक्टर ने आपको बॉटल चढ़ाई है, अगर बॉटल नहीं चढ़ेगी तो आपको और कमजोरी हो जाएगी। श्रवण परेशान होकर ड्रिप को लगाने की कोशिश करने लगा। तभी मुखिया ने अपना हाथ झटका और अपनी मूंछें ताड़ते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है हमें, वो सब हमने सिर्फ नाटक किया था। यह सुनकर श्रवण शॉक्ड रह गया। नाटक? लेकिन क्यों? आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तभी मुखिया उसको लुक देने लगा और बोला, बेवकूफ इंसान, अगर हम वहां खड़े रहते ना तो सरपंच हमसे माफी मंगवा करके ही सांस लेता, और हम उस वीरेंद्र से कभी माफी नहीं मांगने वाले थे। वो हमारे बराबर का भी नहीं है, उसकी औकात कुछ नहीं है हमारे सामने। हम मुखिया देव की नंद, उससे माफी मांगते हो ही नहीं सकता था, इसलिए हमें वो बेहोश होने का नाटक करना पड़ा। मुखिया की प्लानिंग सुनकर श्रवण एकदम हैरान था। उसने कहा, उस वीरेंद्र पर हमें इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, मन तो कर रहा है कि अभी वो हमारे सामने आ जाए और हम उसका गला दबा दें। अब ये सब बातें करने का क्या फायदा? वो सब आपकी ही प्लानिंग थी। मैंने तो आपको पहले भी मना किया था कि हम पकड़े जाएंगे, लेकिन नहीं, अब देखिए फंसे पड़े हैं यहाँ पर आकर। आखिर कब तक रुके रहेंगे अस्पताल में? अचानक तभी किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। मुखिया एकदम सतर्क हो गया और बीमार होने का नाटक करने लगा। वहीं श्रवण ने भी जल्दी जल्दी मुखिया के हाथ में उसकी ड्रिप वापस लगा दी। मुखिया अपनी तबीयत का नाटक करने लगा और कंबल ओढ़ के फटाफट लेट गया। श्रवण ने जाकर दरवाजा खोला तो पाया कि दरवाजे पर सरपंच जी खड़े हुए थे। श्रवण उन्हें देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर वो अंदर चले आए। मुखिया जी, कैसी है अब आपकी तबीयत? उन्होंने पूछा। मुखिया ने तेजी से नाटक को बढ़ाया और खूब मुश्किल से उठने की कोशिश करने लगा। अरे आप उठिए मत, लेटे रहिए, सरपंच ने एकदम से कहा। तभी मुखिया ने बेहोशी का नाटक किया और हल्की आवाज निकालते हुए कहा, ठीक नहीं हूं, कहां पर हूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत भारी बंसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी। मुखिया का ड्रामा बहुत अच्छा था। तभी सरपंच ने सीरियस होकर कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमने कुछ ज्यादा ही सख्ती से बात कर ली आपसे, लेकिन क्या कर सकते हैं, न्याय के दरबार में हम किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकते। खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। जवाब के तौर पर मुखिया ने अपनी आंखें मींच दी। सरपंच वहां से इतना बोलकर चला गया। उनके चले जाने के बाद श्रवण अपना सिर पकड़कर हंस रहा था। बाजार से आश्रम लौटते वक्त गांव की गलियों में बहुत रौनक थी। वीरेंद्र को ना तो कोई मरीज नजर आ रहा था और ना ही कोई मजबूर इंसान। हर जगह खुशहाली थी। कहीं बच्चे इधर से उधर खेलते खेलते दौड़ रहे थे, तो कहीं औरतें मटकियों में पानी भरकर अपने घर ले जा रही थीं। हर कोई पहले की तरह सेहतमंद और खुश था, और ये सब देखकर वीरेंद्र को बहुत अच्छा लग रहा था। आखिरकार मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, मैंने अपने गांव वालों को बचा लिया। नागराज मुझसे बहुत खुश होंगे। न जाने मुझसे खुश होकर अब वो कौन सा नया तोहफा देने वाले हैं। वीरेंद्र के मन में लड्डू फूट रहे थे। दोपहर के वक्त आश्रम में बहुत चहल पहल हो रही थी।
जैसा कि सबने तय किया था, गांव वाले वक्त से लंगड़ा आश्रम पहुंच गए थे। गांव की कुछ औरतें आश्रम की सफाई कर रही थीं, आदमी खाना बनाने के लिए सामान ला कर रख रहे थे, बच्चे इधर से उधर छोटे मोटे काम कर रहे थे और बाकी के लोग आश्रम की सजावट के सामान की तैयारी कर रहे थे। आज तक के लंगड़ा आश्रम के इतिहास में भी शायद इतनी चकाचौंध शायद इस आश्रम ने नहीं देखी थी, लेकिन किसी तरह से वीरेंद्र ने यह कर दिखाया था। पर आश्रम की तरफ बढ़ रहा था एक बहुत बड़ा तूफान, एक ऐसा तूफान जो आश्रम के साथ साथ शायद वीरेंद्र की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल कर रखने की ताकत रखता था। आखिर कब आएगा यह तूफान और क्या करेगा वो वीरेंद्र की जिंदगी के साथ? क्या लंगड़ा आश्रम में होने वाला भक्ति आयोजन शांतिपूर्वक हो पाएगा या इसमें भी कोई नई अड़चन आ जाएगी? नागराज वीरेंद्र से खुश होकर उसको कौन सी नई शक्ति देंगे या वो भी वीरेंद्र का साथ छोड़ देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस आने पर आपको मिलेंगे फ्री एपिसोड्स। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए आप खरीद सकते हैं पॉकेट एफएम कॉइन्स। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि सभी गांव वाले वीरेंद्र की तरफदारी करते हैं, लेकिन मुखिया वहां पर बेहोश होने का नाटक करके बचकर निकल जाता है। वहीं कुछ गांव वाले वीरेंद्र से आश्रम के अंदर भक्ति आयोजन करने के लिए बोलते हैं। वीरेंद्र इस बात से खुश हो जाता है। दोपहर के वक्त गांव वाले जाकर आश्रम में तैयारी करने लगते हैं। अब सुनिए आगे। आश्रम में गांव वालों का मजमा लगा हुआ था। सभी गांव वाले वक्त से पहुंच गए थे और भक्ति आयोजन की तैयारी में जुट गए थे। वीरेंद्र खुश होकर सभी तैयारियों को देख रहा था। देखो वीरेंद्र, लंगड़ा आश्रम में फिर से रौनक हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। शशि ने आश्रम की रौनक को देखते हुए वीरेंद्र से कहा। वीरेंद्र इस बात पर मुस्कुरा दिया और बोला, अब पता नहीं मैं सच में अच्छा हूं या फिर ऊपर वाले ने इन लोगों को पुण्य कमाने का मौका दिया है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सूजी, आलू, चीनी, मसाले सब कुछ आ गए। भाइयों, अब खाना बनाना शुरू करना होगा। शाम तक भोग भी तैयार करना है। आंगन के कोने में आदमियों की एक टोली खाना बनाने का काम कर रही थी। दीदी, हमने आश्रम की सफाई कर दी है, अब सजावट का काम शुरू कर लें? तभी एक औरत ने आकर शशि से पूछा। बिल्कुल, चलो चलते हैं। तभी शशि उन लोगों के साथ सजावट करने के लिए चली गई। वीरेंद्र भैया, आप चलिए ना हमारे साथ, हम रंगोली बना रहे हैं। तभी कुछ छोटे छोटे बच्चों ने आकर वीरेंद्र को